नमस्कार दोस्तों। इसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अगर लंबा जाते गया तो मैं देखूंगा तो बीच में 2 टुकड़ों में कर दूंगा या फिर 3 टुकड़ों में कर दूंगा, लेकिन लंबा ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा ताकि आप भी उब जाइएगा। आइए किसी लाव लपेट के शुरू करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा जाएगा, मुझे उम्मीद है, और आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार को 5 भागों में बांटा गया है। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश, अफगान शासन में बिहार, और सल्तनत काल में बिहार, और मुगल काल में बिहार। इन 5 भागों में बांटा गया है। तुर्क शासन में बिहार पढ़ते हैं। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। बिहार में कर्नाट वंश का शासन भी उसी काल में था। उत्तर बिहार में बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुर बिहार शरीफ की विजय थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग भी लगवा दी। कहाँ पे? उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था। उसने 1203 या 4 में नदिया पर चढ़ाई करके जो सेन वंश की राजधानी थी उस पर सेन शासक वंश के शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन ने बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊ को अपनी राजधानी बना लिया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दाना ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। कहाँ पे? बिहार शरीफ में दफनाया गया है। ये अक्सर पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी क्या कहाँ पर दफनाया गया है, तो बिहार शरीफ में दफनाया गया है। आगे चलते हैं। कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान के नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। मतलब बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के दौरान कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने नजराना देकर भेंट की, क्योंकि बख्तियार खिलजी सेन वंश पर आक्रमण करने जा रहा था और सेन वंश से मिथिला के कर्नाट वंश का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर ली। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 35 समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजीय प्रबंधन का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि मैथिली भाषा का विकास किसके काल में हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान होता था। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी? दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हो गया था। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी हल्का खिलजी वंश में जा रहा था आक्रमण करने, लेकिन सफलता नहीं मिला, तो तुगलक वंश ने आक्रमण कर लिया और कर्नाट क्षेत्र पर विजय भी प्राप्त कर लिया गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख से भी उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिला है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, उसके बाद भी बौद्ध धर्म का अवशेष बचा रहा और उसका खैर लोगों के मानव मस्तिष्क से कहाँ से चला जाएगा ज्ञान? किताबें जला देंगे आप, ज्ञान दिमाग से थोड़ी जला पाएंगे। इसीलिए तुगलक काल में भी
जमा रहा बौद्ध धर्म का प्रभुत्व। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नामक मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित है। मलिक बयां का भी मकबरा बिहार शरीफ में है और उधर बख्तियार खिलजी का भी मकबरा बिहार शरीफ में है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनाज ए सिराज की रचना तबकात नासरी में बिहार के नाम से उल्लेख है मिलता है। अफगान शासन के दौरान बिहार कैसा रहा? सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान रूहानी को बिहार के प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान रूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। इसने बहार खान रूहानी, अफगान शासक रूहानी वंश के थे, उन्होंने दिया था। शेर खां ने चुनार के पतन के बाद ताज खां की विधवा लाड मलिक से विवाह कर चुनार क्षेत्र को अपने अधिकार कर लिया। उसके बाद मोहम्मद शाह की विधवा दद्दू मियाँ से विवाह कर लिया। ससुर को विधवे काहे पसंद आ, उसने विवाह के माध्यम से अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खां को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। कौन? शेर खां ने। 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली के सूर्यवंश की स्थापना कर दी। हरा के वंश से बदल कर नामे चेंज कर दिया। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसके वर्णन अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1547 ईस्वी में रायसिंह, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कलिंजर अभियान 1545 के दौरान उसकी गोला फटने से मृत्यु हो गई थी। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम को इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार के रोहतास में किला बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसके संचार व्यवस्था, डाक, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। यह अक्सर पूछा जाता है। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां या इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। किसको पराजित कर? सिकंदर सूरी को पराजित कर 1555 ईस्वी में सूरवंश का अंत कर दिया। किसने? हुमायूं ने। अब आते हैं चेरो वंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में क्षेत्रीय स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं राज्यों में से एक प्रमुख राज्य चेरो राज्य। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय दिहिया यानी भोजपुर था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय था। किसकी? चेर वंश की। चेरो वंश की, चेर वंश की नहीं। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया मुगल के कारण। अब आते हैं मुगल काल में बिहार कैसा था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कर्रानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय बिहार कैसा था? ताज खां कर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कर्रानी ने इसका विरोध किया।
अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसे पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। सूफी सिलसिला बिहार में आने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम तज फकीह थे, जो मनेर में आकर बसे। बिहार में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी सिलसिले प्रचलित थे। इनमें सबसे लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिला था। इसके सबसे प्रमुख संत मखदूम सरफरुद्द यहिया मनेरी थे। इनका जन्म 1290 में मनेर में तथा मृत्यु 1281 में बिहार शरीफ में हुआ था। ये रहा सूफी सिलसिला के बारे में। आगे पढ़ते हैं, जहांगीर के समय बिहार कैसा था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में पर बिहार मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद वह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब के समय बिहार कैसा था। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल का शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसने राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। मतलब फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ये दो मुगल शासक थे जिनका राज्याभिषेक पटना में किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद कुली खां 1717-1727 में बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बना। उसके बाद शुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अब आते हैं, अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी कर बना लिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। तो ये रहा बिहार पर मुगल सत्ता एवं उससे पहले का काल। अब आगे चलते हैं, सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 शिष्य गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद का संबंध बिहार से था। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। वे बिहार के भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यहाँ पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब आते हैं, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं पाटलिपुत्र से पटना तक की सफर। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र नगर का विकास एक सैनिक शिविर के रूप में बच्चियों की सुरक्षा के लिए अजात शत्रु द्वारा किया गया। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को पहली बार राजधानी बनाया। बुद्ध ने पाटलिपुत्र से गुजरते हुए भविष्यवाणी की थी कि यह नगर गौरवशाली बनेगा, लेकिन नगर का विनाश गृह, कलह, अग्निकांड और बाढ़ से होगा। मौर्य काल एवं गुप्त काल में पाटलिपुत्र वैभवशाली नगर था, लेकिन उत्तर काल में पाटलिपुत्र का गौरव लुप्त हो गया। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार शेरशाह ने किया। 1541 में पटना नगर का विकास हुआ तथा शेरशाह द्वारा यहाँ किले का निर्माण कराया गया। मुगल काल के दौरान 18वीं सदी में शाहजहां
शाहजादा अजीम यानी औरंगजेब के पुत्र ने इस नगर का नवनिर्माण अजीमाबाद के रूप में किया। दिल्ली के पतन के काल में पटना उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर बन गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान पृथक बिहार राज्य के गठन के बाद 1912 में पटना पुनः विस्तार हुआ। पटना के ब्रिटिश वास्तुकार जोसेफ फेरिस मुनिंस थे। इस क्रम में पटना में राजभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय और विधानमंडल का निर्माण हुआ। 1912 में वर्तमान तक पटना बिहार का प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक बिहार, लेकिन इससे पहले मुगल बिहार को यहाँ तक खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में आएंगे हम आधुनिक बिहार लेकर के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आधुनिक बिहार का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और इस वीडियो को भी हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।